नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला जज करेंगे और मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 की दुहाई दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से साफ कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति जानना वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, यानी सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एक ही परिसर में अलग अलग धर्म के उपासना स्थल होना कोई अनजानी बात नहीं है। आज हम अपने खास मेहमानों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है और क्यों मुस्लिम पक्ष इसकी दुहाई दे रहा है और हिंदू पक्ष क्यों कह रहा है कि काशी और मथुरा पर यह एक्ट लागू नहीं होता। तो क्या अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है? इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी की सुनवाई अब वाराणसी जिला जज करेंगे, वो भी 2 महीने के अंदर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मामला है जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें दे रहे हैं, और वो है पूजा स्थल अधिनियम 1991। इसका विश्लेषण हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तरह से कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ की टिप्पणी गौर करने वाली है, जिसके दम पर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर रहा था। वर्शिप पैलेस एक्ट की जो बात करते हैं, वर्शिप एक्ट की, वो वहाँ लागू ही नहीं होता है। उसमें एब्जेंशन है। हमें पैरा 3 और 4 में आप पढ़ोगे तो जितने प्राचीन धरोहर हैं वो ASI के अधीन आ जाती हैं और उस पे कोई ये एक्ट लागू नहीं होता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी धर्मस्थल का धार्मिक चरित्र पता करना प्रतिबंधित नहीं है। इस अधिनियम के कुछ प्राविधान हैं जिसकी व्याख्या की जरूरत है, जो अभी नहीं हो सकती। देश में धार्मिक स्थलों के हाइब्रिड कैरेक्टर यानी एक ही परिसर में अलग अलग धर्म की उपासना स्थल होना कोई अनजानी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में, तो उसपे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के सर्वे का लगातार विरोध कर रहा है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को सामने रखते हुए, अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट को सामने रखते हुए, 91 के एक्ट को उन्होंने जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, वो उसको अपहेल्ड करेंगे और जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। अब आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर क्या है पूजा स्थल अधिनियम 1991। पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1999 के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी धर्म के पूजा स्थान को दूसरे धर्म के पूजा स्थान में नहीं बदला जा सकता। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस कानून में भी कई पेच हैं कि कहां ये लागू होता है और कहां नहीं। उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो पास किया गया है, इसका प्रेम्बुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रेम्बुल ये है कि दिस एक्ट हैज बीन पास टू प्रोहिबिट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द एनी रिलीजियस प्लेस। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का अगर कोई कमीशन से कार्रवाई होती है, क्या वहां पर स्थिति से कोई कमीशन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उससे उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो एंशियंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। एंशियंट मोन्यूमेंट जो डिफाइन किया उसमें यह कहा गया है कि ऐसी संरचना, ऐसा स्ट्रक्चर जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो, उसको कहते हैं एंशियंट मोन्यूमेंट। तो काशी ज्ञानवापी भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, मथुरा भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मतलब साफ है कि अति प्राचीन स्मारकों के मामले में पूजा स्थल अधिनियम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता। कोर्ट का ये कहना कि कानून धार्मिक स्थल के चरित्र को जानने से नहीं रोकता, काशी के ज्ञानव्यापी के साथ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद के लिए भी काफी अहम है।
टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार हर एक अपडेट हमने इस पूरे मामले से जुड़ी आप तक पहुंचाई, लेकिन उसके बावजूद तमाम विवाद खड़े करने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर वहां पर विवाद फैलाया जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राकेश पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं और मोहसिन राशिद मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले हम राकेश जी आपके पास आएंगे, चूंकि इस पूरे मामले को समझना जरूरी हो जाता है और आप अधिवक्ता हैं। 1991 के इस अधिनियम को कोट करके लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जैसा वो स्थल था वैसा ही बना रहने दिया जाए। और अब हालांकि ज्ञानवापी के जो केस है उसको जिला कोर्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया। मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को आप ये क्लियर कर दें, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। सूट फाइल किया गया है, उस सूट की रिलीफ का नेचर ऐसा नहीं लगता है कि वो ज्ञानवापी मॉस्क के उपासना को रोकने के लिए फाइल किया गया है। उस सूट में जो रिलीफ है वो इवेंचुअली रिलीजियस ऑफ प्लेसेस वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं, सूट मेंटेनेबल है कि नहीं, ये एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है जिसको तय करना है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है हु इज द सीनियर ऑफिसर वो तय करेंगे। इस एक्ट के तहत 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये कि कोई किसी धर्म का 15 अगस्त 47 को वह स्थान किसी धर्म का उपासना स्थल था या नहीं। दूसरा ये कि जो भी सूट है उसकी रिलीफ से उस धर्म के उपासना स्थल होने का चरित्र बदलने का कोई परिणाम होगा या नहीं, क्योंकि यदि सूट की रिलीफ ऐसी है जिससे कि रिलीजियस वर्शिप वहां पे बार नहीं होती है, प्रोहिबिट नहीं होती है, तो शायद ये एक्ट आएगा ही नहीं रास्ते में। और तीसरी चीज ये है कि यदि उसका कोई धार्मिक उपासना का स्थल है तो क्या वो एक्सेप्शन से कवर्ड है, यानी कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्ट से कवर्ड है। इन 3 चीजों पे ही जो है मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण चीजें हैं। और क्योंकि मामला सब जुडिस है तो इस पे अभी और कुछ कह पाना उचित भी नहीं होगा और शायद मेरे ख्याल से आवश्यक भी नहीं है। लेकिन फिलहाल से कोर्ट ने कहा है जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि किसी का पूजा स्थल का जो धार्मिक स्थल है उसका अगर कोई चरित्र जानने की कोशिश की जाए, धार्मिक चरित्र जानने की कोशिश की जाए, तो वो इस एक्ट का उल्लंघन नहीं है। ये स्पष्ट किया है, कोर्ट करते हुए लिखा कोर्ट ने। हाँ, सही बात यह है, सही बात है कि यदि कोई जगह ये क्लेम करती है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर्ड हैं, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर्ड है, इस चीज को जानना आवश्यक है। यानी ये जानना आवश्यक है कि क्या 15 अगस्त 1947 को वो किसी धर्म का उपासना स्थल था या नहीं था। जी, जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक इप्सो फैक्टो जो है सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है। तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है मेंटेनेबिलिटी का, जिसके लिए ये आवश्यक है तय करना कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर्ड है कि नहीं, यानी ये धार्मिक उपासना स्थल 15 अगस्त 1947 को था या नहीं था। जी, तो ये वो टिप्पणी है जो कोर्ट ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रीवास्तव जी लगातार जो है वो विवाद जो है वो बनता चला जा रहा है। मोहसिन राशिद, आपके पास आऊंगा, समझने की कोशिश यही करूंगा कि जब कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी ऐसे जो पूजा स्थल है उसकी धार्मिक जो चरित्र है उसका चरित्र जानने की अगर कोशिश की जाए तो वो इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, उसके बावजूद ये बवाल क्यों मचाया जा रहा है? तमाम जो राजनेता हैं वो रोटियां सेकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं अपनी? सही बात है, राजनेता जो हैं वो पहले बाबरी मस्जिद पर रोटियां सेक चुके हैं, अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो मैं इसी चीज को ऑब्जेक्ट करूंगा कि आप मुझे ये रिटर्न में दिखा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जबानी जमा खर्च जो वकील और जज साहब के बीच में जो बात हुई मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रिटर्न में आप दिखा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ऑर्डर में दी। एक बात अगर दिखा सकते हैं तो स्क्रीन पे चलाइए। ठीक। दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मस्जिदों के ही कैरेक्टर पे बात क्यों आ रही है? क्यों जानना जरूरी है? क्या सबको नहीं पता 1947 में 15 अगस्त 1947 को वो मस्जिद थी?
मैं बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की करूंगा। नहीं बिल्कुल करिए आप, लेकिन तर्क के साथ करिएगा। दिल पे हाथ रख के बताइए, जी बिल्कुल साहब बैठे हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं हाँ। कि क्या 15 अगस्त 1947 को ज्ञान व्यापी मस्जिद थी या शिवलिंग की पूजा करने की एक मंदिर था? जब आपको ये बात क्लियर पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सरकार। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इस पूरे मुल्क के हिंदुओं से, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञान व्यापी एक मस्जिद थी या मंदिर? उससे पहले क्या था ये भी आपको पता होगा शायद। नहीं उस 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था वहाँ पे शायद जानकारी होगी आपको, अंदर गए होंगे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के। बाकी है कि क्या राशिद साहब गए होंगे ना आप अंदर, एक्ट में आती है या नहीं? मोहसिन राशिद, आपको यही नहीं पता, मोहसिन राशिद आप गए होंगे ना अंदर? तो एक तरफ मेरे भी दिल पे हाथ रख के मेरे भी जज्बातों की कदर करके सोचिए कि अगर वो आती हुई तो क्या होगा और आती नहीं कैसे है। 1947 से अब भारत का निर्माण, भारत वजूद में आया। ठीक है, आप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप 1991 के वर्षिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात कह ली ना अपनी। एक्ट में 91 के एक्ट में आती है या नहीं? वो ऑब्वियसली आती है, क्योंकि नहीं ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये कोर्ट तय करेगा। राशिद जी आप तय नहीं करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मोहसिन राशिद ये कोर्ट तय करेगा। इनको मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या, कर रहा था अभी या सुनना नहीं चाह रहे? ठीक है, रोके इनको। ठीक है, बताइए मुझे। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चक्रपाणी महाराज आपके पास आएंगे। जिस तरीके की दलीलें देने की कोशिश की जाती हैं, एक तरफ संविधान की बात की जाती है कि हम संविधान के अनुसार बात करेंगे, तर्क के अनुसार बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर कोर्ट ही ये कह रहा है उसके बाद उसको झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। दो तरफा रवैया रहता है इनका। अजीब नाइंसाफी है जो पहला मोहसिन साहब अभी हिंदुओं के दिल पे हाथ रख के पूछने की बात कर रहे थे, लेकिन एक मिनट चुप कराइए इनको। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के आप बताइए 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से औरंगजेब ने फतवा जारी किया मंदिरों को तोड़ने के लिए। बनारस के काफी मंदिरों को तोड़ा गया, मथुरा के मंदिरों को तोड़ा गया और वहां पे भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को, ये साक्ष्य और प्रमाण है पूरी तरह से। उसको वो आज तक उसके जो फतवा है वो कलकत्ता उसमें रखा गया है लाइब्रेरी में। सवाल इस बात का इसको समझना होगा कि किस प्रकार से 24 मई 1679 में औरंगजेब के पास जब जोधपुर से मंदिरों को लूट करके प्रतिमाओं को लाता है तो सोना चांदी तो रखवा लेता है और प्रतिमाओं को कहता है जामा मस्जिद में चिनवा दो। सवाल जब हम उसकी बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, देवी देवताओं को वहां से जो अपमान हुआ उसको सम्मान देने की बात करते हैं, तो इनको पेट में दर्द हो जाती है और कहते हैं हिंदू अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि 47 के क्या था। अरे उसके पहले हिस्ट्री देखो ना कि 1193 में कैसे मोहम्मद गोरी आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ पूरी तरह काशी को लूटता है, मंदिरों को लूटता है और 1600 ऊंटों पे सोना लाद करके लेके जाता है मोहम्मद गोरी। सवाल इस बात का, पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि किस प्रकार से मुगलों ने, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा। मोहसिन साहब को समझना चाहिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज ये देश के लोगों की है, भारतीय संस्कृति की है, सनातन संस्कृति की है, जिसमें आप भी है, हम भी है। और ये फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ा, सोने ही सिर्फ नहीं लूटा, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। और यही नहीं किया, आपके पूर्वजों तक को अपमान किया। हिस्ट्री बताता है 2-2 दिनार में आपके पूर्वजों को उसने धर्मांतरण कराया, महिलाओं को, बहनों को 1-1 दिनार दे करके धर्मांतरण कराया। ये हम और कोई और नहीं कर रहा, ये पुस्तक में सीधे लिखा हुआ है, जो उस समय के हिस्टोरिकल पुस्तक है। सवाल इस बात का है कहां तक आप झुठलाओगे? आपको तो सहस्त्र खड़ा होकर के हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप देना चाहिए। एक तरफ मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इंतहा कर दी। जिस समय आप पवित्र रमजान कहते हो, उस पवित्र रमजान में मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारे कृष्ण भूमि को उस समय रमजान में तोड़ने का काम किया। और आप कहते हो कि हम अगर जो ज्ञान वापी की मांग करते हैं तो आप कहते हो कि आप गलत कर रहे हैं, आप एक्ट की हवाला दे रहे हैं। अरे 1991 एक्ट तो जैसे धारा 370 समाप्त हुई कश्मीर में, उसी तरह 1990 एक्ट हो जाएगा खत्म। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और होना भी चाहिए। संविधान या एक्ट जनता के लिए बनती है भाई, जनता माना जाता है, बना करता। ये औरंगजेबों के पाप छुपाने के लिए जो माना जाता है बनाया है, तो फिर बाकी जो एक्ट जो कि संसद से पारित हुए उसके बाद उसको लागू किया गया है उनको भी मानना चाहिए। बहुत सारे हैं जिसका विरोध किया जाता है,
सड़क पर उतरकर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, आग लगाई जाती है। एनआरसी और फिर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 को अगर पढ़ लें तो 295 से लेकर 298 तक जो उपासना स्थल कानून के तहत जो दंड का प्रावधान है उसको भी याद रखना चाहिए। उसको क्यों भूल जाते हैं? वहां पर किस तरीके से एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके उसका अतिक्रमण किया गया, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, उसके साक्ष्य सामने आ रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। राजनीतिक रोटियां सेकने की बात की जाती है, ओवैसी पर आरोप लगता है, बाकी लोगों पर आरोप लगता है, आरोप आप पर भी लगता है। देखिए, आरोप आज वो लोग लगा रहे हैं जो शताब्दियों से जो सच को दबाने का प्रयास किए, जो सच को कुचलने का प्रयास किए, जो ये नहीं चाहते कि सच सामने आवे देश दुनिया की, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आज अगर ये बात स्वतः में जो पहले से स्वयं में प्रमाणित है, भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को तोड़ करके जो ज्ञानवापी का जो हिस्सा है, वो अभी भी आप वहां का स्ट्रक्चर देखिए तो अपने आप में लगता है कि ये तोड़ करके हिस्सा बनाया गया है। ज्ञानवापी मंदिर का जो ये मामला है, ये हिस्सा जो है, और उसमें जो साक्ष्य मिले, जो सर्वे में प्रमाण मिले, आज उसको सब झुठलाने की कोशिश करते हैं। 1991 एक्ट का सहारा लेते हैं। मैं टेक्निकली राशि साहब से भी सवाल करता हूं, और जो लोग भी 1991 एक्ट की बात करते हैं उन सबको आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि इसी एक्ट में अगर आप देखें, उसकी भाषा को पढ़ें तो उसमें है कि नो पर्सन कैन चेंज, बट ये कोर्ट के लिए, ये न्यायालय के लिए और स्टेट के लिए ये प्राइवेट नहीं है कि स्टेट या न्यायालय उसको चेंज नहीं कर सकता। उसके किसी व्यक्ति के लिए तो प्रतिबंधित है कि कोई व्यक्ति उसके स्टेटस को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन न्यायालय और स्टेट को तो पावर है कि वो उसका जो 1991 एक्ट जो है उसमें जहां वो जरूरत समझती है न्यायालय या स्टेट, उसको परिवर्तित कर सकती है। बोलिए राशिद। और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में भी एकदम स्पष्ट है, वो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से उसको तोड़ कर यही तो बात है। राशिद साहब और इनकी जो लोग हैं, ये आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं। ये नहीं ये मानते कि जिस धरती से जहाँ वो बड़े बड़े पैदा हुए, जहाँ का अन्न खा रहे हैं, मोहम्मद राशिद, उस धरती के प्रति मोहसिन राशिद, जिस तरीके से संस्कृति के प्रति कोई कर्तव्य बनता है, ठीक है, और उस वापस आएंगे इन्होंने श्रीवास्तव जी, वापस आके के नाम पे पाकिस्तान तो ले लिया। पाकिस्तान में मंदिरों को मारे ढाया गया, ठीक है, हिंदुओं को मारा काटा ठीक है, आप तब इनको कोई अफसोस नहीं हुआ। ये बिल्कुल खड़े नहीं। श्रीवास्तव जी जवाब लेंगे इनसे। मोहसिन राशिद, आपके चलिए हम उस एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात कर लें, लेकिन जो वहां पर तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं खड़े होते, वो कहाँ से आ गए थे? इन राशिद साहब जैसे लोगों को वो साक्ष्य कहाँ से आ गए? जरूरत है कि आखिर उनका जो, ठीक है श्रीवास्तव जी, अब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, वो कहाँ है? ठीक है, मैं इस बात का इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे इस बात को पूछ रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को वो क्या था जब भारत वजूद में आया, हम आजाद हुए, जब वो क्या था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। भारत के हिंदू मुझे इस बात का जवाब दे दें। अगर हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे थे कि जो 15 अगस्त को 47 को जो कंडीशन थी वही रहेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मोहसिन रशीद नहीं कह रहा। आपने, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता पढ़ी है आपने? हाँ बिल्कुल। अध्याय 15 पता है? नहीं, अध्याय 15 क्या है, बताइए बताइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं पता। 295 से लेकर 298 तक क्या लिखा है? सुनिए मेरी बात सुनिए। हवा में बातें मत किया करिए यहाँ पर बैठकर। घर से आप घर से तैयारी करके आया करिए और उसके बाद आया करिए। ठीक है, चुप रहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। रुक जाइए, अब रुक जाइए। राकेश जी आपके पास आएंगे, राकेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से तमाम दंड के प्रावधान भी बनाए गए हैं, उसके बाद भी लगातार इस तरीके का अतिक्रमण करना और उस अतिक्रमण की तमाम तस्वीरें सामने आ जाने के बाद इस तरीके की बेशर्मी भरी बातें करना कितना जायज है? क्या ज्ञानव्यापी पे अतिक्रमण कर दिया किसी ने? ठीक है, अब बोल लीजिए, वापस आपके पास आऊंगा। अब जब मैं पूछ रहा था तब नहीं बोल पा रहे थे, अब सुन लीजिए जरा। राकेश जी बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पूछने के लिए मैं बैठा हूँ, आप जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप जवाब देने के लिए बैठे। रुक जाइए, राकेश जी बोलिए। देखिए, बातें करने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, बेशर्मी की, शर्म की, जैसी भी। ये जरूर है कि अगर विधि में कोई प्रावधान है तो उसका
जब भी अगर मान लीजिए ये कोई पेनल ऑफेंस है तो पेनल ऑफेंस के लिए जब केस दर्ज होगा अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी सरकार। जहां तक इस मुकदमे का मामला है, जो कि इस समय हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि मुकदमे की क्या स्थिति है और मुकदमे में क्या हो सकता है जी। तो आज की तारीख में न्यायालय को मुकदमे जैसे तय करना है। हमको क्या क्या मालूम है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। मुकदमे में दोनों पक्ष अपना अपना साक्ष्य रखते हैं, अपनी बातों को सिद्ध करते हैं और न्यायालय तदनुसार कार्रवाई करता है। जो भी विधि होगा उसके अनुसार अपना निर्णय लेगा। आज की तारीख में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सूट बार्ड है या नहीं है, सूट मेंटेनेबल है कि नहीं, सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं, इस ऑब्जेक्शन को तय करने के लिए ये आवश्यक है कि न्यायालय ये तय करे कि वहां पे किसी धर्म विशेष का उपासना स्थल 15 अगस्त के पहले था कि नहीं जी, और उसको एविडेंस के ही बेसिस पे किया जा सकता है और उसके लिए जो भी साक्ष्य एकत्रित करना है उसकी प्रक्रिया जारी है। ये कहना कि ये सबको मालूम है, ये कहना कि सबको मालूम है। मोहसिन जी, अगर ऐसा होता तो नमाज पढ़ने से मना कर देते वहां पर। न्यायालय अगर एक पक्ष की बात सुनता तो वहां नमाज क्यों पढ़ने देता? तो क्या मुस्लिम पक्ष को सुना गया? बिल्कुल सुना गया है, बिल्कुल सुना जा रहा है, बिल्कुल सुना जा रहा है। आप न्यायालय पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप न्यायालय पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरपंथी सोच पर भरोसा है और उसके तहत आप देश को चलाना चाहते हैं। वो नहीं होगा, नहीं होगा। आपका काम ये था कि आप बिना बायस हुए न्यूट्रल रह के बात करते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अरे रुक जाइए राकेश जी, बात कही जो सील करने का प्रयास, ठीक है, वापस आएंगे तर्क पर बात कर लीजिए, इधर उधर की बात नहीं करिए। राकेश जी बात पूरी करिए। चलिए वापस आपके पास है, उससे पहले ज्ञानवापी को लेकर ओवैसी का एक धमकी भरा ट्वीट सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबरी दोहराने नहीं देंगे, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो बीते दिनों भी ओवैसी ने ऐसा विवादित बयान दिया था और एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने एक और धमकी भरा ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि बाबरी को दोहराने नहीं दिया जाएगा। आखिर ये कैसे और किस आधार पर ओवैसी कह रहे हैं? अगर न्यायालय निर्णय देता है तो क्या उसके पार भी जाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे तो कैसे जाएंगे? क्या असंवैधानिक तरीकों को उठाएंगे? क्या देश को जलाने की कोशिश करेंगे? क्या न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे? ये तमाम सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं, उसके भी हम जवाब तलाशेंगे। चक्रपाणी महाराज आपके पास आएंगे। जो ये ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या आधार है इसका? देखिए, आधार यही है कि औरंगजेब और जिन्ना की आत्माएं इनमें प्रवेश कर चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बाबरी दोहराने नहीं देंगे। हम भी कह रहे हैं कि एक बार देश का विभाजन हो गया, दूसरी विभाजन नहीं होने देंगे। वैसी जी ये देश अब जागृत हो चुका है और आप जैसे जिन्नावादी सोच को, औरंगजेबी सोच को, जो औरंगजेब पे माला पहना रहे हैं, आपको पाकिस्तान के रास्ते दिखा देंगे, बंगाल के रास्ते दिखा देंगे। तो इसलिए ये भ्रम में ना रहिए और ये आप भ्रम दूर कर दीजिए कि आप इस तरह के बयान देकर के देश के माहौल को जो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सांसद होने के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मैं मांगना करूंगा कि इनकी सदस्यता निरस्त किया जाए, क्योंकि बार बार एक लोकसभा सदस्य होकर के इस तरह देश की आप बात पूरी करिए। देश की संसद के सदस्य होकर के सम्मानित और इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार कभी जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है वहां की भाई शिवलिंग के पास जो है खाली छोड़ दिया जाए, तो वहां पे वजू करने के लिए आपके पास आएंगे। आपकी जवाबदेही इसलिए और बन जाती है कि आपकी उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों जगह सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके के बयानों का सामने आना और फिर कार्रवाई ना होना। राम मंदिर है नहीं, देखिए ये जो ओवैसी साहब हैं, जिस तरह से अतिवाद की भाषा बोलते हैं, मैं चक्रपाणी महाराज की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक माननीय सांसद होने के नाते उन्होंने भी संविधान के अंतर्गत शपथ लिया है और देश की सर्वोच्च पंचायत के वो सम्मानित सदस्य हैं। ऐसे में वो अगर इस देश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, अपने जो बोल वचन है या जो ट्वीट करते हैं या जो वक्तव्य देते हैं, यहाँ के सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह से वो अतिवाद को बढ़ावा देने का एक वर्ग विशेष को में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं,
निश्चित रूप से निहायत आपत्तिजनक है। सिर्फ निंदा से ही काम चलेगा या फिर कुछ कार्रवाई भी होगी जिससे दोबारा ये ऐसी बातें ना कहें? वो तो सीधे तौर पर बाबरी को लेकर वो कहते हैं कि अदालत को धोखा दिया गया, अदालत को भी धोखा दिया जा सकता है। निश्चित रूप से साहब ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो सीआरपीसी की विभिन्न धाराएं हैं उनके अंतर्गत इनको निरुद्ध होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप रहते हैं कि साहब वो तो बोलने नहीं दे रहे हैं, वो तो तानाशाही कर रहे हैं, तो सरकार बहुत जब अतिरेक हो जाएगा तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कदम उठाएगी और ऐसे जितनी भी ताकतें हैं उनको बिल्कुल इस बात की कोई अवसर नहीं देगी कि वो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़े और अतिरेक पैदा करे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, राजनीति के लिए कुछ भी शब्दों का प्रयोग करना आखिर कहां तक उचित है? क्या सिर्फ एक वर्ग की वोट बैंक के लिए दूसरे वर्ग की भावनाओं के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेलना आखिर कितना उचित है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो सबके जहन में उठे हैं और लगातार हम इनके जवाब तलाशने की कोशिश अपने खास कार्यक्रम में करते रहते हैं।